हेलो फ्रेंड्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में यूट्यूब के कहा था कि 69th बीपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनको एलिमिनेशन टेक्निक से मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। मैंने कहा था कि करीब करीब 60 से अधिक सवाल बहुत ही आसानी से एलिमिनेशन टेक्निक से सही हो जाएंगे, जो कि अदरवाइज आप नहीं कर पाते। और 40 ऐसे सवाल थे जो कि काफ़ी इजी था। हिस्ट्री का, मैथ रीजनिंग का सवाल काफ़ी इजी था, उसको आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं कि कैसे कम से कम हम लोग 60 सवाल को एलिमिनेशन टेक्निक से इजीली सोल्व करेंगे। करीब करीब वीडियो 10 पार्ट में बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो होगा, 10 पार्ट में होगा। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। जिन लोगों का 69 हो रहा है और जिनका नहीं हो रहा है, दोनों के लिए वीडियो काम आएगा। 17th बीपीएससी में काम आएगा। इसके अलावा बाकी दूसरे एग्जाम में भी एलिमिनेशन टेक्निक आपको काफ़ी काम करेगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे 69 बीपीएससी के 60 प्लस से अधिक सवाल आप एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते थे। ये आप देखिए, ये हमारा कोर्स था एलिमिनेशन टेक्निक का, और इस कोर्स में जितने लोग ज्वाइन किए थे, अभी जो ऑफिशियल आंसर की आया है उनसे मार्क्स पूछने के बाद पता चल रहा है कि करीब करीब 50% से अधिक स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं इजीली। 50% से अधिक सिलेक्शन आसानी से इस कोर्स में हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इतना हाई रेट ऑफ सिलेक्शन नहीं होता है कि 50% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए। तो आइए देखते हैं एक एक सवाल को कि किस सवाल को किस टेक्निक से कैसे सोल्व किया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है कि 5G मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, मोबाइल कम्युनिकेशन से कौन सा टेक्नोलॉजी इनेबल हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, अगर जो लोग हमारे पेड ग्रुप में हैं उन्हें याद होगा तो हमने 2022 का यूपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस किया था, वेब 3.0। एक क्वेश्चन था यूपीएससी 2022 का वेब 3.0 के ऊपर, और मैंने उसमें बोला था कि जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें सारे ऑप्शन करेक्ट होने की संभावना 99% होता है। और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि कोई भी रिसर्च पेपर ये क्लेम नहीं करेगा कि ये टेक्नोलॉजी इससे इनेबल नहीं होगा, क्योंकि जब कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसमें पुराने चीज़ तो होते ही होते हैं, जो नए चीज़ हैं वो भी हो जाते हैं। तो इसमें दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी इनेबल हो जाएगा 5G से। एज कंप्यूटिंग हो जाएगा, नेटवर्क स्लाइसिंग हो जाएगा, क्योंकि ये नए चीज़ हैं। और 5G भी नया चीज़ है। तो एक नया टेक्नोलॉजी नए चीज़ों को लेकर के आता है और फ्यूचरिस्टिक है। तो इस लॉजिक से आप काफ़ी आसानी से ऑप्शन डी के ऊपर जा सकते हैं, और इससे आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल ये है, इस सवाल में अगर आपको आंसर याद नहीं है तो कैसे करेंगे। देखिए, मैंने बताया था कि आपको वर्ड का मैचिंग देखना है कि कौन सा वर्ड किससे मैच हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कैसनी है, सी है, सी किसी से मैच नहीं हो रहा है, कहीं पर भी सी मैच हो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जुनो, ये जो जे वर्ड है वो जुपिटर से संबंधित लगता है, यानी कि जे का फुल फॉर्म जुपिटर होगा। ये जुनो किसी चीज़ का, इसका जो फुल फॉर्म जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो इसमें जे का जुपिटर होने का संभावना बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप जुनो को जुपिटर से मैच कर देंगे। अब देखिए, जो आर्टिमस है, ये से भी कोई प्लानिट वगैरह शुरू नहीं होता है, तो आर्टिमस भी कुछ नहीं पता चल रहा है क्या होगा। और यहाँ से देखिए, ये जो वी है, वेरिटास, तो वी वर्ड लग रहा है ना कि किसी चीज़ का ये फुल फॉर्म है, और जिसमें कि पहला वर्ड वी है,
तो V4 वेनस होगा, यहाँ पर वेनस दिया हुआ भी है, तो आप D का 3 कर देंगे। 2 हम लोगों ने मैच कर लिया है, और सिर्फ 2 मैच कर लेने से आपका आराम से आंसर E आ जाएगा। यानी कि आपको ए और सी का क्या किससे मैचिंग होगा ये जानने का ज़रूरत ही नहीं है। हमने 2 मैच कर लिया, जूनो को जुपिटर से और इसको वेनस से, और उसके वजह सिंपल लॉजिक यूज किया कि जूनो किसी चीज़ का फुल फॉर्म होगा, और जिसका भी वो फुल फॉर्म होगा जूनो, वो जे से शुरू होता, जूनो जे से शुरू होता है, यानी कि जे फॉर जुपिटर होता होगा। और ये जो ऑप्शन डी है उसमें पहला वर्ड वी है, तो वी से वेनस से शुरू होता है होगा। तो हमने 2 को मैच कर दिया और हमारा हो गया। इसी को बोलते हैं लॉजिकल गेसिंग। ये लॉजिक है जो कि हम यूज कर रहे हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 सवाल कर लिया है आसानी से लॉजिक से। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ना मैच द फॉलोइंग पूछा है। ये मैच द फॉलोइंग में बहुत लोगों को पता होगा कि कोयर कोकोनट के लिए इस्तेमाल होता है, या अगर आप लोग थोड़ा ध्यान भी दे ना तो कोयर भी सी से है, कोकोनट भी सी से है, तो उससे मैचिंग लग रहा है, तो आराम से आप बी का 1 जा सकते हैं। अगर आप बी का 1 करेंगे तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आ जाएंगे, बाकी 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अभी एक ऑप्शन को अभी और हमें चूज करना पड़ेगा। देखिए लेनिन आपने सुना होगा, लेनिन लेनिन का सेट होता है कहीं घर में अगल बगल, लेनिन का आपने नाम सुना हुआ होगा। और लेनिन, लेकिन अब लेनिन आता किससे ये नहीं पता होगा आपको, तो इसलिए हमने एलिमिनेशन टेक्निक आपको बताया था कि जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है मीनिंग, वहाँ पर आप हिंदी भी देख लें। तो इसीलिए आप इसका हिंदी देखिए। आप हिंदी पर आ गए, देखिए हिंदी पर आएंगे तो ये जो देखिए ये जो कॉयर है तो नारियल का हो गया, लेकिन देखिए लेनिन यहाँ लिखा है सन का पौधा। अगर आप सुने होंगे कभी कि सन का खेती होता है, जिसमें कि वो एक छोटा पौधा टाइप का होता है जिससे कि वो सन निकलता है, फिर उससे कपड़ा वगैरह बनता है। सन तो आप लोग सुने होंगे, तो सन काफ़ी सुना हुआ नाम है, और लेनिन भी आप सुने हैं बिहार वगैरह में, ठीक है। तो लेनिन को आप सन से मैच कर देंगे, और इस अनुसार से जब आप 2 मैच कर दिए तो आपका आंसर निकल आया। तो उस अनुसार से इसका आंसर आप कहेंगे सी हो जाएगा। अब इस सवाल को मैं थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा नॉलेज के कैटेगरी में रख रहा हूँ। ये सवाल कम्प्लीटली एलिमिनेशन सोल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा कॉमन सेंस थोड़ा एलिमिनेशन इसमें लगेगा। क्वेश्चन 1 और 2 कम्प्लीटली एलिमिनेशन लॉजिकल गेसिंग से सोल्व हो रहा है। तो अभी तक के हम लोगों ने 2 सवाल सोल्व कर लिए हैं एलिमिनेशन से। मैं थर्ड को काउंट नहीं कर रहा हूँ एलिमिनेशन में। आगे देखते हैं। आगे आप देखिए इस सवाल को देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बोला है कि जब सिस्ट डेवलप हो जाता है ब्रेन में तो उसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टेसिरोसिस। अब देखिए आपको ना वर्ड पर पकड़ना है। ब्रेन के लिए वर्ड यूज होता है न्यूरो, तो सही है। और ब्रेन में सिस्ट हो गया, तो देखिए न्यूरो सिस्टे, यहाँ सिस्ट यहाँ था तो यहाँ भी देखिए सिस्ट है, सिरोसिस, तो लग रहा है कि हाँ ये सही बोल रहा है कि ब्रेन को न्यूरो वर्ड यूज किया जाता है ब्रेन के लिए, ठीक है। और सिस्ट के लिए यहाँ पर सिस्ट यूज किया ही गया है, तो हाँ इस डिजीज को सही बोल रहा है कि ब्रेन में जब सिस्ट हो जाए तो उसको न्यूरोसिस्टोसिरोसिस कहेंगे। ऐसे जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको मैं बता दूं, सिस्ट एक आप मान के चलो ना कि थोड़ा सा ब्रेन में जब फूल जाता है, जिसमें कि पस वगैरह फिल हो जाता है, उसको सिस्ट बोलते हैं। और कई लोग आप देखे होंगे कि हेड के पास फूला हुआ, तो वो कोई हानिकारक नहीं होता है, बट कई लोगों को कई कई सालों तक भी रहता है, उसको सिस्ट बोला जाता है। लेकिन अगर आपको इतना नहीं भी पता है कि सिस्ट उसको बोलते हैं, तो सिंपल आप देखो कि सिस्ट यहाँ है, देखो सिस्ट यहाँ भी है, ब्रेन के लिए न्यूरो है, तो हाँ ठीक है इसको बोलेंगे, आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब आप आगे देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में कहा है कि टेनियासिस इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन caused by 3 species
देखिए ये जो इन्फेक्शन है ना वो टी से शुरू हो रहा है। देखिए टू तो आप कन्फर्म है कि टू तो आपका एकदम कन्फर्म सही है, टू में कोई डाउट नहीं है। ये जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है टी से शुरू हो रहा है, इसमें देखिए टेप बार्म है, तीनों का नाम ना टी से ही है। तो ऐसा होता है कि जिस बैक्टीरिया से या वो डिजीज हो रहा है उसका जिस वर्ड से नाम, जिस लेटर से जो नाम शुरू हो रहा है उसी लेटर से उस डिजीज का भी नाम शुरू हो, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 90% ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन 2 तो 100% करेक्ट है। तो थोड़ा सा रिस्क लेकर के आप सी पर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए एलिमिनेशन के अंदर आपको 90% का एक्यूरेसी देखने को मिलेगा। एक दो जगह एलिमिनेशन टेक्निक फेल भी हो जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे इस पेपर में, जहाँ पर फेल हो गया तो 10% का तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अब कोई भी एग्जाम में आपको 100% सही करके आना भी नहीं है। तो अब और आगे देखते हैं, आगे सवाल करते हैं कि कैसे कैसे सवाल हैं। देखिए ये अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो आपको पता है कि जावा तो आप सुने होंगे, क्योंकि कई बार मोबाइल वगैरह और लैपटॉप में बोलता है ना कि जावा स्क्रिप्ट इनेबल्ड, जावा सुने होंगे। आप पाइथन भी सुने होंगे, ए दो सुना हुआ होगा। 2 एंड 4 आपका नॉलेज है कि 2 एंड 4 होगा, तो 2 एंड 4 होगा और कोई ऑप्शन में 2 एंड 4 है नहीं, तो डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन टेक्निक में काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 एंड 4 जावा और पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये आपका नॉलेज है, और 2 एंड 4 सही है तो कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जिसमें कि 2 एंड 4 है। तो ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी होगा। तो इसको मैं एलिमिनेशन में नहीं काउंट कर रहा हूँ, बल्कि ये तो आपका नॉलेज होगा। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 सवाल एलिमिनेशन सोल्व किए हैं। आगे देखते हैं, चैट जीपीटी में इसका फुल फॉर्म क्या है जीपीटी का, ये पूछा गया है। तो देखिए टी का, आप देखिए टी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। देखिए अब आप देखिए टी से टेस्ट है, टी से टेबल है, टी से ट्रांसफॉर्मर है, और टी से ट्रांस अमाइनेज है। अगर आप यहाँ पढ़िएगा ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस अमाइज, तो ये जो पायरुविक है, ये वर्ड देख के लग रहा है ना कि बायोलॉजी का वर्ड है, कहीं ना कहीं बायोलॉजी का वर्ड है पायरुविक, आपने सुना होगा इस चीज़ को। और ये भी बायोलॉजी का पूरा पूरा वर्ड है, मतलब तीनों बायोलॉजी का ही वर्ड है। यानी कि ऑप्शन ए तो कुछ मेडिकल साइंस से संबंधित है, वो तो चैट जीपीटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन ए तो कट गया। अब देखिए जीपीटी में बचा टेबल, टेस्ट और ट्रांसफॉर्मर। तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि चैट जीपीटी में चैट लगा हुआ है, यानी कि कुछ चैटिंग करता होगा, ठीक है। तो कुछ चैट करेगा तो जनरेट करेगा, तो देखिए जनरेटिव हो गया। और चैट करेगा तो बिल्कुल हो सकता है कि वो प्री ट्रेंड हो, पहले से वो ट्रेन किया गया हो। और टी से ट्रांसफॉर्म करता होगा किसी चीज़ को, तो उस अनुसार से ऑप्शन डी आपका बहुत आसानी से आप टिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पी से पार्टीशन करना बड़ा लग रहा है कि तो हो ही नहीं सकता, पार्टीशन क्यों करेगा चैट जीपीटी। तो सिंपल लॉजिक से आप ऑप्शन डी पर जा सकते हैं। तो ये सवाल एलिमिनेशन से नहीं बल्कि लॉजिक से इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें हमने एक लॉजिक यूज किया। आगे और देखते हैं। ये देखिए पूछा है ना कि टंग का टेस्ट कौन सा नहीं है, ये भैया कौन सा नहीं है। तो आपको इतना तो पता है कि स्वीट तो है, स्वीट तो आपको लगता है तो स्वीट है। आपको बिटर, खट्टा भी आपको लगता है तो खट्टा भी है। साल्टी भी आपको लगता है, नमकीन खाते होंगे तो साल्टी भी है। यानी कि 1 2 3 तो है, आपको इतना तो पता है। तो देखिए 1 है, अब क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं है, तो जैसे ही 1 है तो ऑप्शन बी कट गया। 2 भी है तो ए भी कट गया, और 3 भी था तो ए भी कट गया। तो कौन सा नहीं, तो सी बचा, 4 एंड 7। ऐसे ही आप देखिए 4 में क्या है, स्पाइसी है, और 7 में क्या है, पंजेंट, मतलब कि सड़ा हुआ। तो टेस्ट, जीभ ऐसा टेस्ट नहीं करता स्पाइसी या सड़ा हुआ, जीभ टेस्ट नहीं करता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का क्या टेक्निक आपको बताया था कि आप एक ऐसे ऑप्शन को पकड़ो जो कि श्योर हो, और फिर उसको काटना शुरू करो।
सबसे पहले हम स्विच के बारे में श्योर थे कि स्विच तो होगा, यानी कि 1 आप यहाँ से काट दो, आपने 1 काट दिया। फिर उसके बाद देखो ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 था खट्टा, तो खट्टा भी लगता है तो 2 भी काट दिया। फिर ऑप्शन 3 था साल्टी, साल्टी भी काट दिया। तो उस अनुसार से आपका ऑप्शन सी आ गया। तो ये भी बहुत आसानी से आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखते हैं। देखिए इस सवाल को ऑप्शन देख करके, अभी सवाल आप देखे नहीं है, ऑप्शन देख के आप बता देंगे। ये सब हमने पढ़ाया है एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर, कोर्स के अंदर, कि 4 मैचिंग है और यहाँ पर कोई 2 सही है और इसमें चारों सही हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ए बी सी में होगा। यानी कि 2 को उसने स्वैप कर दिया होगा, इसका उसके साथ और उसका उसके साथ, और 2 को सेम टू सेम रखा होगा। तो ये देख करके आप बिना क्वेश्चन देखे हुए भी आप कह देंगे कि 99% चांस है कि डी तो नहीं होना है, क्योंकि उसने 2 को स्वैप किया है, किसी 2 को स्वैप किया होगा। अब किसी 2 को स्वैप किया होगा तो देखिए कौन सा 2 को स्वैप किया होगा, देखते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ से आपको अगर पता होगा कि इंसोमेनिया जो होता है वो स्लीप डिसऑर्डर होता है, यानी कि 2 इससे होगा। तो जब 2 इससे होगा तो यानी कि 2 तो रॉन्ग है, और 2 रॉन्ग है तो 1 भी रॉन्ग है, क्योंकि इंसोमेनिया स्लीप डिसऑर्डर होता है और ये इसमें स्लीप डिसऑर्डर लिखा हुआ है 1 के अंदर। तो 1 भी रॉन्ग हो गया, 2 भी रॉन्ग हो गया। अब 1 और 2 दोनों रॉन्ग हो गया तो आपका 3 और 4 आंसर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। इसको मैं नहीं कहूँगा कि आप एलिमिनेशन टेक्निक इसमें आप यूज किए, बट एलिमिनेशन टेक्निक से ये बता सकते हैं कि ऑप्शन डी नहीं होगा, इसी में से कोई एक होगा। थोड़ा सा आपको नॉलेज है कि इंसोमेनिया स्लीप डिसऑर्डर से संबंधित है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी तक के हम लोगों ने 3 सवाल किया, 4, 5, करीब करीब 5 सवाल हम लोग कर चुके हैं एलिमिनेशन टेक्निक से। आगे और देखेंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह सवाल में और लगेगा एलिमिनेशन टेक्निक। देखिए पूछा है ना कि यूनिवर्स में पल्सर क्या होता है, पल्सर्स क्या होते हैं। तो बोला है कि ग्रुप ऑफ स्टार होता है। अगर ग्रुप ऑफ स्टार होता है उसको पल्सर कहा जाता है, तो गैलेक्सी फिर क्या होता है। पल्सर थोड़ा सा ना कम सुना हुआ नाम है, आपको उतना नहीं सुने होंगे। गैलेक्सी बहुत कॉमन है, आपने काफ़ी सुना होगा गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार होते हैं। अच्छा फिर यहाँ देखिए रेडियो वेव इमिटेड बाई स्टार्स। अब किसी को ये भी नहीं पता है कि रेडियो वेव स्टार्स इमिट करता है या नहीं करता है, और कोई पता कर पाना ही बहुत मुश्किल है। तो ये तो ऐसे ही जस्ट ऑप्शन बना दिया गया है, तो डी तो आपका ऐसे ही कट गया। तो अब बच्चा देखिए एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स और रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर एक लॉजिक आपको हमने बताया था कि जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो, इन डेप्थ में लिखा गया हो सॉरी, सबसे ज़्यादा इन डेप्थ में लिखा गया हो, आप उस ऑप्शन के साथ जाएं, क्योंकि एग्जामिनर जो सही आंसर होता है पहले उसके लिखता है, उसके बाद बाकी 3 ऑप्शंस और क्रिएट करता है। तो 3 ऑप्शंस और क्रिएट करने में वो अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाता है, वो 3 सिंपल्स ऑप्शंस रख देता है, ठीक है। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो रहेगा ही करेक्ट। यानी कि अगर कोई ऑप्शन सच में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी डिटेल में लिखा गया है तो उसका सही होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ पर रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स ये काफ़ी डिटेल में लग रहा है। ग्रुप ऑफ स्टार्स ये तो सिंपल सा चीज़ है, ग्रुप ऑफ स्टार्स लिख दिया। एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स बहुत सिंपल सी बात है, लिख दिया। रेडियो वेव इमिटेड बाय स्टार्स ये भी बहुत सिंपल है, लिख दिया। ए रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, क्योंकि ऐसा आपने सुना भी नहीं होगा कि रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स कुछ होता है, नहीं सुना होगा। ग्रुप ऑफ स्टार्स आप सुने होंगे, एक्सप्लोजन के बारे में सुने होंगे, और रेडियो वेव तो लिख दिया गया है बस ऐसे ही। तो उस टेक्निक से कि जो ऑप्शन सबसे डिटेल्ड में लिखा गया है, इन डेप्थ में लिखा गया है और काफ़ी यूनिक है, आप उस ऑप्शन के ऊपर जाओ। उस टेक्निक से आप इसका आंसर भी इजीली टिक कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
पूछा है कि लैब ग्रोन डायमंड में क्या यूज होता है सीड के तौर पर। तो ये तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आए होंगे कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का फॉर्म है और डायमंड भी कार्बन का फॉर्म है, तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों एक दूसरे से बनते रहते हैं। तो सिंपल है, तो आप आराम से ग्रेफाइट टिक कर देंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए इस सवाल को, फायर प्रूफ बुलेट जैकेट बनाने में क्या इस्तेमाल होता है। ये सवाल बिल्कुल आपका नॉलेज का सवाल है, इसमें कहीं पर भी एलिमिनेशन नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, एलिमिनेशन से आप नायलॉन को काट सकते हैं कि नायलॉन तो नहीं होगा, नायलॉन का तो इस्तेमाल बाकी कॉमन सा चीज़ों में होता है, तो इसको बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा, ठीक है। और उसी अनुसार से आप ऑप्शन बी को भी काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आप जानते होंगे कि ये सब कॉमन चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो ये दो तो नहीं होगा। बाकी सी एंड डी में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ये टिक करेंगे, यानी कि एलिमिनेशन से आसानी से आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी तो आपका नॉलेज है इसके अंदर। यहाँ पर देखिए पूछा है कि HMX का फुल फॉर्म क्या है, तो दिया है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। यहाँ भी देखिए एक्सप्लोसिव दिया है, हर मेजेस्टी एक्सप्लोसिव, यानी कि दो ऑप्शन के अंदर एक्सप्लोसिव है, और दो ऑप्शन के अंदर जब एक्सप्लोसिव है तो चांसेस ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं तो एक्सप्लोसिव ही होगा, ठीक है। तो उस अनुसार से आप बहुत आसानी से यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 2 और 3 काट देंगे, क्योंकि देखिए कहा गया था ना कि दो सिमिलर ऑप्शंस हैं तो आंसर उसी में से कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो मोनोटॉमिक जुनून लिखा गया है, ये आपको वाटर मार्क का शायद नहीं दिख पा रहा होगा, बट आपको क्वेश्चन तो याद ही होगा अदरवाइज। तो हाई डेंसिटी मोनोटॉमिक जुनून, तो ये कहीं से मैच नहीं कर रहा है, लग रहा है कि बस उसको बना दिया गया है, क्योंकि देखिए दो एक्सप्लोसिव है तो आंसर तो एक्सप्लोसिव में से ही होना है। और यहाँ से करेंसी, करेंसी कहाँ से आ जाएगा, आप एक्सप्लोसिव की बात कर रहे हो और उसमें आप करेंसी लेकर के आ रहे हो, तो 2 एंड 3 तो आपका ऐसे ही कट गया, बचा 1 एंड 4। 1 एंड 4 में से आंसर या तो 1 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, ठीक है। शायद विपरीत ने आंसर सी दिया है इसका, बट कई जगह एविडेंस आ रहा है कि दोनों होगा, सी एंड डी दोनों होगा, ठीक है। तो आंसर डी होगा, 1 एंड 4 दोनों होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप सी और डी में से कोई भी एक मार सकते हैं, और वो आपका बस पूर्णतः लक है कि आप 50-50% पर आप आ गए हैं। तो चूँकि 1/3 नेगेटिव है, तो ऐसे सवाल जिसमें कि आप दो ऑप्शन में कन्फ्यूजिंग है तो उसको आप टिक करना चाहिए। तो इसमें हम लोग दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, ए और बी को, ये तो नहीं होगा। सी और डी में से कोई एक हो सकता है, उसको आप टिक कर दीजिए, वो आपको लक पर डिपेंड करता है कि सही होगा या नहीं होगा। ये तो प्रीवियस ही क्वेश्चन है, तो इसमें कोई एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है। आगे देखते हैं, ये जो मनहत्तन प्रोजेक्ट है, इस सवाल को लास्ट करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 14 नंबर सवाल तक लेते हैं। पूछा है ना कि मनहत्तन प्रोजेक्ट क्या है। अब हमने आपको बताया था, इसके पहले ही बताया था, और हम लोगों ने सब पेड ग्रुप में डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑप्शन काफ़ी डिटेल्ड हो, काफ़ी बड़ा हो, तो उसका होने का चांसेस काफ़ी होता है। कारण ये है ना कि सबसे पहले एग्जामिनर जो सही आंसर उसको लिखता है, उसके बाद बाकी जो 3 ऑप्शन उसको क्रिएट करने हैं, वो कोई भी सिंपल सा ऑप्शन उठा के क्रिएट कर देता है, तो वो ऑप्शन उतना डिटेल्ड, उतना लंबा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस्ड फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, ये है डिटेल लग रहा है कि नहीं, है ना। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं कि एक फेमस थीम पार्क, अब थीम पार्क का नाम क्या प्रोजेक्ट हुआ क्या, पार्क का नाम प्रोजेक्ट का कैसे रखा जाएगा भाई, प्रोजेक्ट का मतलब कि कुछ उसमें किया जा रहा हो, तो ये तो कट गया। फिर देखो एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट इन द न्यूयॉर्क सिटी, अब न्यूयॉर्क सिटी में कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, मतलब कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट, कोई कहीं कहीं कोई घर बन रहा है, तो उतना वो फेमस हो गया है कि उसका मनहत्तन प्रोजेक्ट उसका नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में आ जाएगा, इसके तो कहीं से चांसेस ही नहीं लग रहा है, ठीक है। और एक जगह आपका फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन डेवलप करने का दिया हुआ है, यानी कि एक तरफ आपका न्यूक्लियर वीपन के बारे में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन, और दूसरी तरफ बोल रहा है कि एक न्यूयॉर्क में एक हाउसिंग का कोई रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट है। तो कॉमन सी बात है कि वो
प्रोजेक्ट का तो कभी भी उसके सामने तो कहीं से नहीं लगता, तो बस उठा के लिख दिया एग्जाम में, देख के आपको लग रहा है। तो ये सब अगर आप एलिमिनेशन का प्रैक्टिस करते हैं, जो हम लोगों ने कराया था काफ़ी, तो आप इजीली पकड़ लेते हैं कि ये भी नहीं होगा। अब देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट ऑक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। अब आर्ट का ऑक्शनिंग हो रहा है तो उसको प्रोजेक्ट नाम देंगे? नहीं देंगे ना। आर्ट का ऑक्शनिंग हो रहा है तो वो एक ऑक्शनिंग के चीज़ को प्रोजेक्ट नाम नहीं दिया जाता है। वो तो कोई फेयर होगा, कहीं पे मेला लगेगा, कुछ होगा, एग्जीबिशन होगा, वहाँ पर आर्ट का ऑक्शनिंग होगा, उसको प्रोजेक्ट का नाम दिया ही नहीं जाता है। तो बी एंड डी तो आप कहेंगे कि प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो बी एंड डी तो ऐसे ही कट गया। सी तो इसलिए कट गया क्योंकि रियल एस्टेट में कोई न्यूयॉर्क में कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, वो इतना बड़ा ही नहीं होगा कि उसके बारे में कुछ चर्चा करे और एग्जाम में क्वेश्चन आए कभी भी। तो उस अनुसार से आप ऑप्शन ए पे इजीली टिक कर सकते हैं। देखिए, इस वाले में हम लोग ये यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हम लोग नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज का फिर इस्तेमाल कर देंगे फिर तो इस वीडियो का मतलब क्या है। इस वीडियो का पूरा मतलब है एलिमिनेशन से। तो अब हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि बाकी क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं होगा। और मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। और अभी हम लोगों का मेंस का डेली आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस चल रहा है, मेंस का पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है। तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आपको अगर ज्वाइन करना है तो। और टेलीग्राम पर भी PCS विद्या मंदिर ये चैनल को आप सर्च करके फ्री में आंसर राइटिंग हो रहा है, आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जा कर के आप लिखिएगा PCS विद्या मंदिर बिना स्पेस दिए हुए, इसमें लिखा हुआ है, आप पहुँच कर देख सकते हैं। PCS विद्या मंदिर लिखिएगा और आपको ये चैनल आ जाएगा और वहाँ पर आप आंसर राइटिंग डेली कर सकते हैं। ये आंसर राइटिंग ज़रूरी है, जिनका प्रीलिम्स हो रहा है वो भी करें, जिनका नहीं हो रहा है वो भी करें, आगे आपको काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।